नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। यूपी में पहले चरण के लिए 15 जिलों की 73 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। यूपी में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर कुल 839 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 2.5 करोड़ मतदाताओं ने कर दिया है। जिसके साथ लगेगी यूपी के पहले चरण की बाजी, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन उससे पहले मतदान की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सघना से उम्मीदवार बीजेपी के संगीत सोम नजर आ रहे हैं। आम आदमी ने किया मतदान, ये दो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। एक तरफ अपने मतदान का इस्तेमाल करने लोग लंबी लंबी कतारों में हैं, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरेश राणा, संगीत सोम, पंकज सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे तमाम दिग्गज वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बार बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी के पहले चरण के मतदान पर क्या कहा नेताओं ने, ये आपको सुनवाते हैं। कार्यकर्ताओं का साथ और बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। जीत का मंत्र क्या है नोएडा में? नहीं, जीत का मंत्र तो डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। क्या क्या फर्क पड़ रहा है? अलायंस लड़ रही है, साइकिल और सपा एक साथ है, क्या उसका फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है, कहीं पर भी पूरे नोएडा में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्षेत्र में हमने काम किया और हमारी बेटी ने सामाजिक क्षेत्र में अद्वितीय काम करके दिखाया। कैराना खासतौर से सुरक्षा का एक केंद्र रहा है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में अपराधियों ने यहाँ पर लोगों को भागने के लिए, प्लान करने के लिए मजबूर किया। तो कैराने में तो एक आतंक का माहौल था। हम आतंक को खत्म करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, विकास करेंगे। विकास, लॉ एंड ऑर्डर, ये यहाँ की समस्या थी सबसे बड़ी। बिल्कुल, दोनों यही समस्या थी। और जो विरोधी है वो भी इस चीज का दावा कर रहे हैं कि भाई पिछली बार सही नहीं हुआ, दंगे हुए, इन सारी मुद्दों को उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो हल्के पड़ जाएंगे? तो सरकार उन्हीं की थी, क्यों दंगे हुए? फिर सरकार उन्हीं की थी, दंगे क्यों हुए? दंगे तो उन्हीं लोगों ने कराए ना। आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही है। और हमारे 73 रिपोर्टर्स आज पूरी तरह से फील्ड में थे, जो पल पल की जानकारी और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अब जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ नरेश बिस्वानी बेसहारा गांव से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नोएडा से रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुमित चौधरी बागपत से जुड़ रहे हैं। सीधे पहले शुरुआत करते हैं, नोएडा में हमारा स्टूडियो है, तो नोएडा से ही शुरुआत करते हैं। रजत राकेश टंडन, रजत, राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, और हाई प्रोफाइल और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी नोएडा की हो गई है। उनके मैदान में कूदने से 15 साल बाद वो डेब्यू कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, इस लिहाज से कि उनको टिकट मिला है। राजनाथ सिंह के बेटे होने के नाते उनको टिकट मिला, क्या वोट भी मिलते हुए नजर आए आपको? देखिए, जिस लोकेलिटी में मैं खड़ा था, यहाँ माना जाए तो लगभग 60 से 70% जो भी मतदान हुआ था वो भाजपा के पक्ष में हुआ था। यानी कि आप कह सकते हैं कि नोएडा का जो शहरी मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ा था। लेकिन जैसे ही आप नोएडा के अगल बगल गांव में जाएंगे, जहां जातिगत समीकरण बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पर वोटिंग पंकज के पक्ष में नहीं हुई है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो हमने दिन भर नोएडा में घूम के समझने की कोशिश करी। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल पुख्ता हो, पंकज चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन जो एक महसूस किया, जो एक माहौल था, वो पूरी तरीके से पंकज के पक्ष में नहीं था। ब्राह्मण भी ठीक ठाक है आंचल नोएडा की सीट पर। उन ब्राह्मणों के साथ दिक्कत ये थी कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी से, जो कि लोकल कैंडिडेट है, वो चुनाव लड़ा था। पंकज सिंह बाहर से आए हैं, उनको एज ये था कि वो राजनाथ के बेटे हैं, प्लस नोएडा के अंदर पूर्वांचल से खूब सारे लोग रहते हैं जिनको रुझाने की कोशिश पंकज ने करी है, और मॉडल दिया है कि विकास का मॉडल है। साथ ही साथ बताऊं, अलायंस भी यहाँ चुनाव लड़ रही है, चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वो गुर्जर समुदाय से आते हैं, और लगभग 50 से 55 हजार गुर्जर भी यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि वोट ठीक ठाक पड़ा है। पंकज को अपने नाम का एज है, लेकिन जाति समीकरण पंकज के पक्ष में नहीं है। अगर पंकज चुनाव जीतते हैं यहाँ से तो बड़ी बात होगी, और वो ये साबित करेंगे कि वो सिर्फ राजनाथ सिंह के बेटे ही नहीं, एक कुशल नेता भी हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ जिस तरह से आपने रूरल अर्बन डिवाइड की यहाँ पर बात की, उस पहलू पर भी आएंगे। हमारे साथ पुलकित नागर भी हापुड़ से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुमित चौधरी बागपत से जुड़े हुए हैं। सुमित, आपके पास इसलिए आना चाहती हूँ कि बहुत दिलचस्प है, यहाँ पर डू और डाई इलेक्शन माना जा रहा है अजीत सिंह के लिए, अपनी आरएलडी को बचाने के लिए, अपनी प्रासंगिकता के लिए। जमीन के ऊपर, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से शुरुआत हुई एक्सट्रीम पोलराइजेशन की और जाट मुस्लिम डिवाइड की, वहां पर आज कितना ध्रुवीकरण जब मतदाताओं के मन में नजर आया जब वो वोटिंग करने जा रहे थे, या फिर किसान का मुद्दा, शुगर मिल्स का मुद्दा, ये ज्यादा बड़ा नजर आया?
4 मिनट लगेंगे। देखिए आंचल, हमने हालांकि हर बार के इलेक्शन में आपने 2014 से देखा होगा या 2012 के भी आपने चुनाव में देखा कि किस तरीके से आरएलडी जो थी जाट फैक्टर को लेकर दूसरे नंबर पे थी और बीएसपी यहां से जीती थी बागपत से। और जो हमने 2014 के चुनावों में देखा लोकसभा में खासतौर पर कि एक जाट फैक्टर या फिर जो पोलराइजेशन वाली बात थी उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन अभी जब हमारी सुबह से कई लोगों से बात हुई, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों या फिर जाट हों या जो छोटे यहाँ पर जो गुर्जर समाज है, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जो बागपत को मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। जी हाँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बागपत भी उतने ही करीब पड़ता है जितना नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, लेकिन वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं डेवलप हुआ। चाहे अजीत सिंह बहुत बड़ा नाम हो, आरएलडी उनकी पार्टी हो, चौधरी चरण सिंह जैसे जो बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री भी बने, उनके बावजूद भी यहाँ पर बड़े नाम जुड़ने के बावजूद भी वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये एक अलगाव जरूर नजर आता है आरएलडी की तरफ से, लेकिन लोगों का रुझान मैंने जो सुबह से बात की वो बीएसपी की तरफ मुझे ज्यादा नजर आया, क्योंकि हालांकि बीजेपी को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए कि पोलराइजेशन होती है या फिर उन पर बात करने की उनके ऊपर ये बहुत चीजें लगी, लेकिन बीएसपी को लेकर एक रुझाव था क्योंकि कई लोगों ने खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो या फिर दूसरे फैक्टर हो, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेनिफिट करेंगे। और खासकर से वो इलाका है, अगर बीएसपी को बढ़त मिलती है तो ये भी माना जा सकता है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है उसका बंटवारा हो रहा है। ये दिलचस्प पहलू है, इस पर हम आएंगे, लेकिन हमारे साथ विनोद लांबा आगरा ताज की नगरी से जुड़ गए हैं। विनोद, वहां पर ताज की नगरी में मोहब्बत ज्यादा नजर आई जब वोटर्स जा रहे थे तो वो पॉजिटिविटी के साथ जा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं जो रंजिश है वो कहीं ना कहीं नजर आई? आगरा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि विनोद यहाँ पर दूसरा रोड शो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ किया था, उस वक्त जन सैलाब उमड़ा था। बिल्कुल जन सैलाब भले ही उमड़ा हो, लेकिन अगर पोलिंग स्टेशंस पे आप देखें तो उस हिसाब से गठबंधन की जो बात है वो शायद इतनी असरदार नहीं रही है। बीएसपी का ट्रेडिशनल रहा है और पिछली बार देखें आप 6 सीट है और उससे पहले भी 7 सीट है, तो तमाम जो चीजें हैं यहाँ जो फाइट के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी है, बीएसपी है, सपा क्या कर पाती है, जो भी करेगी। 1 सीट थी राजा परिवार से थे, वही राजा परिवार के सदस्य अब बीजेपी में चले गए, तो तमाम समीकरण जो पुराने हैं वो टूट पाते हैं। जन सैलाब की बात है, खाता खुल सकता है। 1 सीट जैसे मैंने कहा कि 2012 में भी थी, उससे ज्यादा यहाँ नजर नहीं आता है। और ट्रेडिशनली जो बीएसपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, जैसे खबर अभी साथी सहयोगी दे रहे थे, मुझे लगता है कि फिलहाल ओवरऑल इन सीटों पे रिजर्व सीट भी है। छावनी की आप बात करें, उत्तरी सीट की बात करें, यहाँ 4 बार से 3 बार दूसरी सीट पे थे, लेकिन 4 बार से विधायक है, तो तमाम जो चीजें हैं। और दलित चेहरा भी थे, यहाँ के जो सांसद हैं रामशंकर कठेरिया जी, वो भी अपने क्षेत्र में रहे हैं। और रैली का इम्पैक्ट की जो आपने एक बात की, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा लहर के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है। लहर के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, परसेप्शन का जमाना है, मीडिया मैनेजमेंट का जमाना है। भले ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहां से रोड शो करते हुए नजर आए हों, लेकिन एक लहर के रूप में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारा दलित वोट बैंक भी है, इसीलिए बीएसपी का गढ़ रहा है। नरेश बिस्वानी हमारे साथ बिसेहड़ा गांव से जुड़े हैं। बिसेहड़ा गांव 2015 की पृष्ठभूमि है, यहाँ पर बीफ कांड हुआ था, अखलाक की हत्या हुई थी। आज की जमीन पर वहां पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो एक बार फिर से लौट आया। नरेश, इस तरह की भी खबरें आई कि वहां पर मुस्लिम परिवार की बेटियों की शादी वहां के हिंदुओं ने कराई, तो क्या वो एक ऐसा पृष्ठ था, फेज था जो भूल चुकी है वहां की जनता और ध्रुवीकरण को छोड़ छाड़ के वो अपने जो रोज के मुद्दे हैं उसके लिए वोट करने गई वहां पर? जी बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं आई। अगर हम बात करें हिंदू और मुस्लिम एकता की, तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता पहले भी थी, और कहीं ना कहीं जो चीजें हमने पहले पिछले दिनों देखी, 1 लाख की मौत का मामला सामने आया था, लोग उसको बताते हैं कि वो एक तरह से आई वॉश था। और इस समय बिल्कुल स्थिति सामान्य है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम इस एरिया की दादरी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कई जगहों पर हमने जाकर के देखा और तमाम लोगों से हमने रुझान लेने की कोशिश की। अगर हम बिसेहड़ा की बात करें, बिसेहड़ा के अलावा अगर हम चिढ़ैरा की बात करें, चिढ़ैरा के अलावा दूसरे भी इलाके हैं, अगर हम इस नई आबादी क्षेत्र की बात करें या फिर अगर हम बिसरक की बात करें, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रुझान हमें देखने को मिले। कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
कुछ एक गांव ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक गांव ऐसे हैं जो कि बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को समर्थन मिलता हुआ जनता का नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये मौजूदा सीट जो है वो बीएसपी की सीट है। सतबीर गुर्जर यहां से विधायक हैं, 2 बार जीत चुके हैं और इस बार भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। लोगों की अगर हम माने तो लोगों का रुझान बीएसपी की तरफ भी काफी ज्यादा है। तो वहीं कुछ एक गांव ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को भी जोरदार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आसान नहीं है यहाँ पर चुनाव इतने आराम से जीतना। कांटे की टक्कर इस बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ एक लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताएं सर, वोटिंग हो चुकी है, क्या माना जाए कि रुझान कैसे नजर आ रहे हैं? मेरा नाम फखरुद्दीन कोटिया है। दादरी में जो दादरी शहर का वोट है वो कांग्रेस सपा के गठबंधन को भारी बहुमत में गया है और जितना वोट कुछ इलाके में जो दादरी का एक नैयावादी हिस्सा है, मोहल्ला मेवातियान है, क्योंकि दादरी का जो एक तबका है मुस्लिम समाज वो थोड़ा सा एक तरफ रहता है, तो इसलिए जो अब तक मुस्लिम समाज का वो वोट पड़ा है जी, लगभग 60 से 70% तक वोटिंग हुआ है और उसमें जो वोट हुआ है 99% वोट सपा कांग्रेस के गठबंधन को पड़ा है। चलिए ये साफ तौर पर मिक्स पिक्चर कहीं ना कहीं नरेश आप बता रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम पुलकित नागर के पास चलते हैं। ठीक है नरेश, हम पुलकित नागर के पास चलते हैं जो हापुड़ से जुड़े हुए हैं। वहां पर भी कभी ये सीट बीजेपी का गढ़ रही, कभी कांग्रेस का गढ़ रही। अब जो मिक्स पिक्चर क्या हापुड़ में भी उभरती देखते हैं, और हापुड़ इस नजरिए से भी बहुत अहम है पुलकित कि यहाँ पर बहुत सारा जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, छोटे छोटे कामकाज हैं। तो ऐसे में वहां पर इलाके के लोगों का क्या कहना है? क्या ये वो टिपिकल इलाका है जहां पर नोटबंदी को लेकर रेफरेंडम की स्थिति है? आचल बिल्कुल ठीक कहा। हापुड़ की मंडी और ये सारी चीजें हैं, व्यापारियों का पूरा गढ़ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं हापुड़ पहुंचा वोट डालने के लिए अपना। इससे पहले मेरठ में था और मेरठ में भी बहुत सारे मुद्दे थे। संगीत सोम से जुड़ा हुआ था, उनके भाई के साथ एक पिस्टल पकड़ी गई और उसे लेकर पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। नोटबंदी बड़ा मुद्दा थी जब आप वोट डालने जा रही थी। हाँ जी। या कोई विकास, क्योंकि हापुड़ का विकास भी उस हिसाब से नहीं हुआ। नहीं, विकास तो हुआ नहीं है। तो ये भी बड़ा मुद्दा थी। आप यहाँ पे थे क्योंकि मुझे लगता है कि जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो एक संदेश देता है कि भाई क्या सरकार के खिलाफ माहौल है या क्या है, लेकिन लोगों को बाहर आना चाहिए। तो उस हिसाब से वोट वोट आया है, बहुत अच्छा है। बीजेपी के पक्ष में वोट है। यहाँ पे सारी जीत बीजेपी की। कितने प्रतिशत वोट? 70% वोट। 70% वोट यहाँ पे पड़ा है हापुड़ के अंदर। लेकिन एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप और हम सभी मानते हैं कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि 60% के आसपास था, जो दूसरे राज्यों से पिछली बार भी कम था और इस बार अब थोड़ी देर में आंकड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन वो एक माहौल देखा जाता है कि क्या सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल है, क्या नाराजगी है लोगों की। ये पहले ये मान लेना बहुत आसान होता था पुलकित, और आज की तारीख में पोस्टर्स इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं, प्रेडिक्शन करने से, भविष्यवाणी करने से डरते हैं कि ज्यादा या कम वोट एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानी जा सकती। बहरहाल आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे रिपोर्टर्स का जो तमाम पश्चिमी यूपी के इलाके हैं वहां पर फैले हुए हैं। सबसे पहले रजत, एक बार फिर से आपसे शुरुआत करती हूं। पश्चिमी यूपी वो इलाका है जो माना जाता है नींव रखता है कि आखिरकार सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। निर्णायक फैक्टर कौन सा लगता है आपको चुनावों में जमीन पर? रजत, हम चाहेंगे आप अपना ऑडियो दुरुस्त करा लें जी। तब तक विनोद आपके पास जमीन पे लहर नहीं है, ये बात आपने खुद कही, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, यहाँ कोई ऐसा ज्वलनशील मुद्दा नहीं था और प्रेम नगरी से जैसे आपने कहा थोड़ा सा माहौल ठीक था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी जिले के मुकाबले यहाँ एक सेंटर पॉइंट नहीं कहा जा सकता। आज भी आधारभूत सुविधाएं हैं। पीने का पानी 10-10 रुपए की बोतल लेकर खरीदना पड़ता है। सड़कों की बात की जा रही है, न कोई कैराना को याद करता है, न मुजफ्फरनगर को याद करता है। और जो माहौल है वो भी शांत है और जो बसपा प्रेम भी है वो भी बना हुआ है। यहाँ से कमल खिलता है 1-2 सीट पे तो वो अलग बात होगी, कांग्रेस का गठबंधन को ले आ पाता है। लेकिन जो जाट के आंदोलन की बात थी कि बीजेपी को नुकसान पहुंच रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ ना तो उसका कोई फायदा है न कोई असर है। ठीक है नरेश, आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त बिसहरा में, आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है? और खास तौर से इस
पूरे इलाके के अंदर क्या मुस्लिम वोट और हिंदू वोट अलग अलग रास्ते जाते हुए नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात सीधी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और सपा गठबंधन के अलावा अगर हम बात करें बीजेपी, तो इन दो पार्टीज के बीच में सीधी टक्कर है। ज्वलंत मुद्दे यहाँ पर कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि सड़कें यहाँ की काफी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, काफी खराब स्थिति में यहाँ की सड़कें। और इसके अलावा अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली करीब दिन में 10 घंटे के आसपास आती है। ये तमाम जो बेसिक समस्याएं हैं और इसी मुद्दे पर जो वोट देने के लिए लोग निकले थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सड़कें जब तक दुरुस्त नहीं होंगी क्षेत्र का विकास नजर नहीं आएगा। और यही मुद्दे को लेकर के लोग वोट देने के लिए गए थे। हालांकि देखना ही होगा कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है बाजी मारकर की जाती है। लेकिन मुझे पता है आप सब लोग सुबह से ही आज फील्ड में हैं, दिन भर आपने बहुत